पीछे छुपा होता है एक अनजाना सच। हर फुसफुसाती हवा में छुपी होती है कोई रहस्यमयी जादू, और हर खामोश आवाज के बीच बंधी होती है आत्माओं की कोई अनकही दास्तां। आप सुन रहे हैं आत्मा की राज, जहां अंधेरे की गहराइयों से उठती हैं वो कहानियां जो आपकी रूह को छू जाएंगी, जहां हर साये में छिपे हैं ऐसे राज जो सुनने वाले के होश उड़ा देंगे। तैयार हो जाइए उस रहस्यमय सफर के लिए जहां आत्माओं की आवाजें जागती हैं, जहां डर और सच्चाई के बीच की पतली सी रेखा पर चलना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है आत्मा की राजा की। तो जुड़िए हमारे साथ और इस डरावने, रोमांचक और रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां होती हैं वो बातें जो आपसे कहीं और नहीं सुनी जाएंगी। अब सुनिए। जंगल की ठंडी मिट्टी पर घुटनों के बल बैठी वह औरत हाँफ रही थी, एक हाथ से पेट थामे, दूसरे से जमीन को। चारों तरफ रखे दिए अचानक एक साथ टिमटिमाने लगे, जैसे हवा नहीं बल्कि किसी की सांस उन पर पड़ रही हो। उसका नाम था सरिता। कुछ घंटे पहले तक वह अपने पति विकास, सास कमला और छोटे देवर रोहन के साथ गांव वाले कच्चे रास्ते से अस्पताल की तरफ जा रही थी। रास्ते में अचानक जीप बंद हो गई, नेटवर्क गायब, और दूर दूर तक सिर्फ वही जंगल दिख रहा था जिसका नाम सुनकर भी गांव वाले थूक कर जिक्र बदल देते थे। काली बखर वाला जंगल। यहीं से शॉर्टकट है, 2 किलोमीटर अंदर से निकलेंगे तो हाईवे पकड़ लेंगे, विकास ने जिद की थी, जबकि कमला बार बार मना कर रही थी। रात में इस जंगल से, खासकर गर्भवती औरत के साथ, मत जा बेटा। पर पैसों की टेंशन, एम्बुलेंस न मिलने और अचानक शुरू हुई बारिश के डर ने सबको मजबूर कर दिया, और वे जीप छोड़कर पैदल जंगल में उतर पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, सरिता को महसूस हुआ कि पेड़ पास आते जा रहे हैं। टहनियां उसके दुपट्टे को छूकर पीछे खींच रही हैं, और दूर कहीं बहुत धीमी, भारी सांस जैसी आवाज आ रही है। रोहन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की तो कुछ सेकंड के लिए एक ऊंचा, सींगों वाला साया पेड़ों के बीच चमका, लेकिन आंख झपकते ही गायब। सबने सोचा बस रोशनी का खेल होगा, बस सरिता को छोड़कर। अचानक सरिता के पेट में तेज मरोड़ उठा। वह चिल्लाकर वहीं घुटनों के बल बैठ गई। विकास और कमला उसे संभालने लगे, लेकिन रोहन का ध्यान कुछ और पर था, जंगल की दिशा से आती एक फुसफुसाहट पर जो बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, लौटा दे। उसने डरते डरते टॉर्च उसी तरफ की जहां अब धुएं जैसा साया उठा और दियों की लौ खुद ब खुद जल उठी, जैसे किसी ने एक साथ सबको आग दे दी हो, जबकि उनके हाथ में कोई माचिस ही नहीं थी। सरिता चीखते चीखते हाँफने लगी, विकास, कोई मेरे पेट को पकड़कर खींच रहा है। ये बच्चा हमारा नहीं है। विकास के चेहरे से खून उतर गया, क्योंकि ये वही वाक्य था जो सालों पहले किसी और औरत ने उसे कहा था। वो औरत जिसकी मौत के बारे में घर में कभी बात नहीं की जाती, और जिसकी तस्वीर अभी भी कमला के पुराने संदूक में उल्टी रखी हुई है। रोहन ने कांपते होंठों से पूछा, भाभी, आप कैसे जानती हैं? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, उनके पीछे से सूखी टहनियां टूटने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज नंगे पांव मिट्टी पर चल रही हो। चारों ने पलटकर देखा। पेड़ों के बीच से वही काला, बालों से ढका हुआ, सींगों वाला राक्षसी साया झुककर उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें सफेद और मुंह इतना बड़ा कि किसी इंसान का पूरा सिर समा जाए। और सरिता को साफ सुनाई दिया, मैं सिर्फ बच्चा लेने आया हूं। यहां से कहानी का असली राज परिवार के पुराने गुनाह से जुड़ेगा। अगले हिस्से में उस पहली औरत की सच्चाई और दानव के जन्म का राज धीरे धीरे खुल सकता है। बस सरिता के सामने खड़ा वो सींगों वाला दानव जैसे जैसे पास आ रहा था, वैसे वैसे उसके पेट में दर्द असहनीय होता जा रहा था। दियों की लौ लंबी होकर नीली पड़ने लगी, और हवा में जली हुई मांस जैसी बदबू भर गई, जिससे कमला की आंखें पानी पानी हो गईं। मैं सिर्फ बच्चा लेने आया हूं कि गूंज सुनकर विकास के घुटने जवाब दे गए। उसे लगा मानो जंगल के बीच नहीं, बल्कि अतीत के उस दिन खड़ा हो जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसके दिमाग में फ्लैश की तरह तस्वीर उभरी। 5 साल पहले उसी जंगल के किनारे वाली छोटी बस्ती, औरत का नाम राधा, और उसका पेट ठीक सरिता जितना बड़ा।
उस वक्त विकास एक प्राइवेट वैन चलाता था। राधा उसी गांव की गरीब लड़की थी जो उसे चुपके चुपके मिलने आती थी। जब राधा प्रेग्नेंट हुई, विकास ने शादी से साफ मना कर दिया। कमला ने भी डर और इज्जत के चक्कर में कहा था, ये बच्चा हमारे घर में कदम रखे उससे पहले ही सब खत्म कर दें, वरना पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। अमावस की रात, वही काली बखर का जंगल, जोर की बारिश। विकास ने राधा को वैन में बैठाकर कहा था, शहर के डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। लेकिन हाईवे की जगह वह कार मोड़कर इसी जंगल के भीतर ले गया, जहां आज वे खड़े थे, और गुस्से, डर और दबाव में धक्का देकर राधा को उसी खाई के किनारे गिरा आया था। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि राधा नदी में फिसलकर डूब गई। अब जंगल उसी गुनाह का हिसाब मांग रहा था। दानव की आंखों में अचानक राधा का चेहरा झलकने लगा। वही नथ, वही छलकते आंसू, बस शरीर अब इंसानी नहीं, पेड़ की जड़ों और जानवर की हड्डियों से बना हुआ था, जैसे किसी ने उसके दर्द को मिलाकर यह राक्षस गढ़ दिया हो। सरिता का शरीर बुरी तरह कांप रहा था, पर आवाज किसी और की निकल रही थी, गहरी, भारी, थोड़ी दबी हुई। तूने कहा था ये बच्चा दुनिया के सामने आया तो तेरे घर की इज्जत मर जाएगी। आज तेरे ही घर से जन्म लेने से पहले मैं इसे ले जाऊंगी। कमला सुन्न होकर जमीन पर बैठ गई। उसके होंठों से बस इतना निकला, राधा बेटा माफ कर दे, हमें लगा था दफना देंगे तो बात भी दफन हो जाएगी। रोहन पहली बार इस सच से रूबरू हो रहा था। उसका दिमाग सुन्न, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके जमीन पर पड़ा एक तांबे का चिल्ला और लाल धागा उठाया, जो शायद किसी पुराने टोटके का बचा हुआ हिस्सा था। और याद आया, गांव के पुजारी ने कहा था, जिस दिन राधा का पाप मान लोगे उसी दिन उसकी आत्मा शांत होगी, वरना ये जंगल हमेशा किसी गर्भ से बदला लेगा। रोहन ने कांपते हुए दियों के बीच खड़े होकर जोर से कहा, हम मानते हैं राधा के साथ धोखा हुआ। ये बच्चा अगर जन्म ले तो इस पर सिर्फ तेरी नजर नहीं, तेरी दुआ भी होगी। तू चाहे तो इसे अपना, पर उसे मत मार। दानव कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके पीछे खाई की तरफ से जैसे किसी औरत की धीमी सिसकी आई। फिर सरिता के पेट के ऊपर फैले उसके दानव के पंजे सरिता के पेट के ऊपर हवा में ठिठके हुए थे, जैसे किसी ने अदृश्य रस्सी से बांध दिया हो। उसकी आंखों की सफेदी में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, गहरा अपमान भी दिख रहा था, जैसे इतने सालों बाद पहली बार किसी ने उसके दर्द को जुबान दी हो। जंगल के ऊपर अचानक तेज बिजली कौंधी, दूर कहीं बादल गरजा, और उसी आवाज के साथ सरिता ने जोर से चीख मार दी, दर्द, विकास, बच्चा अभी। कमला ने घबराकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। रोहन ने अपनी शर्ट फाड़कर उसके नीचे बिछा दी, और विकास बस खाली नजरों से कभी सरिता, कभी दानव और कभी उस खाई की तरफ देख रहा था जहां उसने सालों पहले राधा को छोड़ दिया था। तभी हवा में राधा की आवाज गूंजी, जो दानव के गले से नहीं, जंगल के हर पेड़ से आती लग रही थी। इस बार अगर बच्चा रोने से पहले मर गया तो तुम्हारे पूरे खानदान की हर कोख सूनी रहेगी। और अगर, रोहन ने हिम्मत करके पूछ लिया, गले में कांटे उगाए जैसे, पर आवाज किसी तरह बाहर निकली। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर दियों की लौ एक साथ तेज हुई और दानव थोड़ा पीछे हट गया। उसकी हड्डी जैसी पसलियों के बीच हल्की सी नीली आग झिलमिलाई। अगर इसे जिंदा रहने दिया तो ये मेरी बदला भी होगा, तुम्हारी सजा भी, और मेरी अधूरी मांग भी। इसकी हर सांस तुम्हें तुम्हारे पाप की याद दिलाएगी, आवाज ने कहा। सरिता दर्द से तड़पते हुए अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें उलटने लगीं, पर होंठों पर अजीब सी धीमी मुस्कान थी। शरीर पर जैसे किसी और का काबू था। उसने कराहते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मगर एक शर्त, यह बच्चा राधा का नहीं, मेरा भी होगा। तुम उसे सिर्फ बदला मत बनाओ। उसे जीने दोगी तो शायद तुम खुद भी चैन से सो पाओगी। इस बार दानव की आंखों में पहली बार थोड़ी नरमी आई। उसकी गर्दन झुकी, भारी सांसें धीमी हो गईं। पीछे खाई की तरफ से पानी के बहने जैसी हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी डूबी हुई लाश ने आखिरकार खुद को छोड़ दिया हो। फिर अचानक दानव ने दोनों पंजे ऊपर उठाए और एक भयानक लेकिन दर्द भरी दहाड़ के साथ जमीन पर झुक गया।
उसकी सींगों से नीली चिंगारियां निकली, जो सीधे सरिता के पेट के चारों ओर एक गोल घेरा बनाकर घुल गईं। तुरंत ही सरिता का प्रसव शुरू हो गया। कहीं डॉक्टर नहीं, कोई दाई नहीं, सिर्फ कमला और रोहन के कांपते हाथ। विकास ने जीवन में पहली बार खुद को पूरी तरह बेबस महसूस किया। उसका हर माफ कर दे जंगल निगलता जा रहा था, लेकिन जवाब सिर्फ हवाओं की सिसकियों में मिल रहा था। कुछ देर की चीख, रोना, हांफना और बारिश की बूंदों के बीच आखिरकार एक पतली सी रोने की आवाज गूंजी। न तो पूरी तरह इंसानी, न पूरी तरह अलौकिक, जैसे किसी बच्चे की पहली किलकारी और किसी पीड़ित आत्मा की आखिरी चीख एक साथ मिल गई हो। कमला ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया, बिल्कुल सामान्य, पर उसकी आंखें जन्म के तुरंत बाद खुल गईं और उनमें हल्की सी नीली चमक थी, वही रंग जो कुछ पल पहले दानव की सीने में जल रही थी। दानव अब खड़ा नहीं था, वह धुएं के बादल की तरह पेड़ों के बीच घुलता जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसकी परछाई कुछ पल के लिए बच्चे के ऊपर झुकी, जैसे माथे पर अदृश्य हाथ फेर रही हो। उसकी गरज अब फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। हर जन्म सिर्फ सज्जा नहीं होता, कभी कभी वो गवाही भी होता है। बारिश अचानक थम गई, दिए अपने आप बुझ गए और दूर से हाईवे पर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जैसे रात ने उन्हें वापस दुनिया की तरफ धक्का दे दिया हो। लेकिन विकास जानता था, उसकी असली दुनिया अब इस बच्चे की आंखों में बसती है, जिसके हर आंसू, हर हंसी में राधा की अधूरी कहानी, जंगल की बद्दुआ और उनके परिवार का काला सच छुपा है। कहानी यहीं से आगे शहर और घर तक जा सकती है, जहां बच्चा बड़ा होते होते अजीब निशान दिखाने लगे, या राधा की आत्मा उसके जरिए किसी और से बदला ले। जब चाहो हॉस्पिटल की सफेद दीवारें इतनी चमकदार थीं कि किसी को भी यकीन नहीं आता कि कुछ घंटे पहले यही परिवार काली बखर के जंगल में एक राक्षस के सामने खड़ा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, पर अजीब बात है, इसके दिल की धड़कन बाकी बच्चों से थोड़ी तेज है, जैसे कोई भाग रहा हो अंदर। घर लौटने के बाद पहले कुछ दिन सब सामान्य लगे। नाम रखा गया आर्य, नजर उतारी गई, कमरे में नीली छोटी नाइट लाइट जलाई गई ताकि बच्चा अंधेरे से न डरे। लेकिन कमला हर रात उस पर नजर रखती, क्योंकि उसे साफ महसूस होता था कि आर्य नींद में किसी अदृश्य चीज से बात करता है। उसकी आंखें आधी खुली रहती और होंठों पर कुछ ऐसे शब्द होते जो किसी ने उसे सिखाए ही नहीं थे। एक रात लगभग 3 बजे घर की सारी खिड़कियां खुद ब खुद थोड़ी खुल गईं। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिलने लगे। आर्य के कमरे की दीवार पर खिड़की से आती चांदनी ने एक परछाई बनाई, ऊंची, सींगों वाली, बिल्कुल जंगल वाले दानव की तरह। बस इस बार वो डरावनी नहीं, अपने बच्चे के पालने पर झुकी हुई लगी। सरिता की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा, पालने के पास कोई नहीं है, लेकिन आर्य किसी अनजानी लोरी की धुन पर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है, जिसकी आवाज सिर्फ उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो धुन वैसी ही थी जैसी कभी गांव के मेले में राधा गाती थी, जब वह विकास के साथ झूले पर बैठती थी। एक पुरानी लोक लोरी जिसे सरिता ने कभी सीखा ही नहीं। धीरे धीरे आर्य बड़ा होने लगा। 2 साल की उम्र में वह ठीक से मां भी नहीं बोल पाता था, लेकिन खिड़की की ओर देखकर साफ शब्दों में कहता, राधा मम्मी, अंदर आ जाओ। विकास की रीढ़ में हर बार ठंडी लहर दौड़ जाती। उसने ये नाम घर में सालों से नहीं लिया था, फिर भी बच्चे के मुंह से राधा बिल्कुल उसी लहजे में निकलता जैसे कभी विकास खुद पुकारता था। एक शाम जब सरिता रसोई में थी, आर्य आहिस्ता से आया और उसकी साड़ी पकड़कर बोला, आज जंगल वाली मम्मी नाराज। सरिता के हाथ से चम्मच गिर गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुझे ये किसने कहा? आर्य ने मासूमियत से खिड़की की ओर इशारा किया। वो जो रात को दीवार पर लंबी बन जाती है, जिनके सिर पर सींग हैं पर आंखों में पानी आता है। रोहन ने यह सब सुना तो उसने तय किया कि अब ये राज सिर्फ परिवार के 4 लोगों तक सीमित नहीं रह सकता। गांव, पुजारी और शायद पुलिस तक सच्चाई पहुंचानी पड़ेगी, वरना बदला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह पुराने मामले की फाइलें और अखबार निकालने लगा, घर की लाइटें बार बार फ्लिकर करने लगीं
और आर्य हंसते हंसते वही जंगल वाली भाषा बोलने लगा जो किसी को समझ नहीं आती, पर उसके हर शब्द के साथ दीवार पर नाखून के निशान बनते चले जाते। अब घर दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ विकास, जो सच छुपाए रखना चाहता था। दूसरी तरफ रोहन और सरिता, जो मान चुके थे कि आर्य सिर्फ बच्चा नहीं, राधा और जंगल की गवाही है। कमला बीच में फंसी थी। हर रात मंदिर के दिए जलाती, मगर दिया अक्सर उसी वक्त बुझ जाता जब आर्य हंसकर खिड़की की तरफ देखने लगता, जैसे बाहर कोई अपना खड़ा हो। कहानी अब अगले लेवल पर जा सकती है। या तो गांव में राधा का सच ऑफिशियली खुलवाना, या आर्य के जरिए किसी और पर जंगल का प्रकोप दिखाना। स्कूल, पड़ोसी या रिश्तेदार,